वेलकम स्टूडेंट। पिछले वाले अभी तक जो जितने भी लेक्चर हुए हैं हमारे, उसमें हमने एटम की जो प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस की है। हमने एटम का साइज क्या होता है वो डिस्कस किया है, एटम का मास क्या होता है वो डिस्कस किया है, देन मॉलिक्यूलर मास ये कॉन्सेप्ट डिस्कस की, और उससे रिलेटेड जो मोल कॉन्सेप्ट है उसको भी हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक फीचर है एटम का वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और वो है वैलेंसी। ओके, और ये वैलेंसी वाला जो टॉपिक है, सब टॉपिक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन द व्यू ऑफ 10th स्टैंडर्ड। ओके, 10th स्टैंडर्ड की व्यू से ही हमें इसको देखना है। जितना हमारे बुक में उतना हम देखेंगे, उसके आगे भी हमें देखना है, क्योंकि जब हमें केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना होता है या फॉर्मूले लिखने होते हैं तो वैलेंसी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है उसमें। तो हम आज वैलेंसी के बारे में टोटली डिस्कस करेंगे। तो उसके वैलेंसी समझने के लिए हम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सोडियम का जो सिंबल है वो है ये, और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पिछले लेक्चर में देखा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कौन कौन से ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि हमें पता है पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे ऑर्बिट में 18 की कैपेसिटी है, लेकिन 8 भी चल सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 + 8 10 हो रहे हैं ऑलरेडी, और इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो नेचुरली तीसरा वाला जो हमारा ऑर्बिट रहेगा और शेल रहेगा उसमें एक हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। थोड़ा सा इसको डायग्रामिक वे से समझते हैं तो हमें समझने में और आसानी रहेगी। तो जैसे भी अगर हमें कोई भी हम अगर एटम लेते हैं तो उसमें प्रोटॉन रहेंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें 12 न्यूट्रॉन है, ये याद रखिए। 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है। तो पहला वाला ऑर्बिट इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ओके, ये सेकंड वाला ऑर्बिट इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखिए मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर में निकाले हैं। ठीक है, 2 2 2 की पेयर में निकाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा पेयर के साथ रहते हैं। ओके, और जो सिंगल वाला इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट होता है उसके लिए अलग प्रॉपर्टी एटम जो है वो शो करता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ यहाँ पे आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 2 क्या करते हैं, साथ में रहते हैं। और थर्ड वाला ऑर्बिट जो आएगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है। ठीक है, लास्ट वाला ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन। अब नाउ वी नो दैट व्हाट वी नो दैट कि जितना दूर इलेक्ट्रॉन्स है बराबर है, उतना ही उसका जो अट्रैक्शन है विद प्रोटॉन वो क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, और किसी भी एटम को क्या होना है कि उसके नियरेस्ट एटम से स्टेबल होने की बहुत जल्दी होती है। ओके, जैसे सोडियम 11 है तो इसका नियरेस्ट एटम कौन सा है, नियॉन है। ओके, एलिमेंट्स नियॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 10 है, और ये क्या है, इनएक्टिव एलिमेंट है, हमें पता है। ठीक है, तो सोडियम क्या करेगा कि मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2 8 कॉन्फ़िगरेशन में जाके स्टेबल होने की कोशिश करेगा। ये उस वक्त क्या रहता है, हर वक्त कोशिश में रहता है। ठीक है, तो ये हर वक्त कोशिश में रहेगा कि उसके पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इसके पास 2 कंडीशन है, एक तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं स्टेबल होने के लिए, या फिर एक इलेक्ट्रॉन देना है। ठीक है, लूज करना है। 7 इलेक्ट्रॉन है तो गेन करने हैं, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। नाउ अब सोडियम के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, गेन कर सके। उससे बेटर यह है कि वो क्या कर सकता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। तो जैसे कि मान लो कि जो सोडियम है ये अपना आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन ही लूज होगा। ओके, ये इलेक्ट्रॉन तो सारे पेयर में है। अब जैसे ही
सोडियम ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ओके, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा, तो ये ऑर्बिट तो नहीं रहेगा, ये ऑर्बिट नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लूज हो गया। अभी हमने पढ़ा है कि एटम जो है वो केमिकली क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। क्यों न्यूट्रल रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है। तो प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव रहता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव रहता है, तो दोनों आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को खींचता रहता है। और जो न्यूट्रॉन है वो ऑलरेडी न्यूट्रल है, तो देयरफॉर एटम जो है वो केमिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन व्हेन एटम लूज एन इलेक्ट्रॉन, अब इस एटम ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तब क्या होगा, इसमें कंडीशन ऐसी होगी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। मतलब यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर जो है वो बढ़ गया, ओके, प्रोटॉन का नंबर जो है बढ़ गया, और उसका साइन जो है, उसका प्रभाव जो है वो एटम पे दिखेगा। और उसका प्रभाव एटम पे दिखेगा, कैसे दिखेगा, उसका इफेक्ट एटम पे, तो अपने पॉजिटिव साइन से। तो क्या होगा यहाँ पे, इस एटम पे, सोडियम एटम पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो व्हेन दैट मींस व्हेन एटम लूज द इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन एटम। क्या होता है, एटम पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। क्यों डेवलप होता है उसको पता ही है हमने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कम हो गए, उसकी वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, बढ़ गया। और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गया तो कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, जनरली इट इज डेवलप इन मेटल। क्या में डेवलप होता है, ये मेटल में डेवलप होता है, क्योंकि मेटल हैज अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। नाउ अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां, ये तो बोल रहे हैं कि हमने लूज कर दिया है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूजिंग और गेनिंग की जो प्रोसेस होती है वो होती है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। वैसे ही कोई अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा किसी को, और कोई अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेगा विदाउट केमिकल रिएक्शन। तो सपोज यहाँ पे हम ऐसे मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि सोडियम के कांटेक्ट में क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, ठीक है। अब क्लोरीन का वी नो दैट द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन 17 उसका एटॉमिक नंबर है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। नाउ इसको हम ड्रॉ करेंगे, ओके, 17 प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज, 18 न्यूट्रॉन, कोई चार्ज नहीं इस पे, न्यूक्लियॉन्स में रहेंगे, ठीक है, ये होगा न्यूक्लियॉन्स, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन साथ में, ठीक है, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे ऑर्बिट में हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। नाउ अब ये क्लोरीन क्या करेगा, उसको अगर स्टेबल होना है क्लोरीन, ओके, क्लोरीन को अगर स्टेबल होना है तो वो क्या करेगा, उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है ऑलरेडी, ये 8 है, यहाँ पे एक गेन करके 7 का क्या हो जाएगा, 8, तो स्टेबल कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन होगा। अब मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 17 है, ओके। इलेक्ट्रॉन गेन होने की वजह से ये गेन वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, इधर का क्लोरीन सोडियम का, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, ओके। नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गया, 18 हो गए। तो 18 होने की वजह से इस जो क्लोरीन एटम है इस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। मतलब क्या होता है, when atom gain the electron, which charge is develop on the atom, negative charge develop on the atom। और why negative charge develop on the atom, रीजन सिंपल है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है अगर गेन करेंगे तो, ओके। अगर हम गेन करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो यहाँ पे हो गया नेगेटिव चार्ज।
और यहाँ पे लूज होने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए। यहाँ पे क्या हुआ, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो गया, इफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो हो गए वो बढ़ गए, ओके, ज्यादा के हो गए, ओके। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि व्हेन, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज हमने बोला है, व्हेन इट इज फॉर्म इन केमिकल रिएक्शन में इसको बोलते हैं आयन, ओके। ये हो गया पॉजिटिव आयन और ये क्या हो गया, नेगेटिव आयन, ओके। तो मतलब इन शॉर्ट में अगर हम पूरी समरी अगर देखते हैं तो आयंस कैसे फॉर्म होते हैं, ओके, आयंस कैसे फॉर्म होते हैं, आयंस फॉर्म कैसे होते हैं, ओके। आयंस जो है वो दो टाइप में फॉर्म होते हैं। पहली बात, एक तो पहला बात क्या हो जाता है कि गेन द लूज द इलेक्ट्रॉन, पहले क्या होता है, लूज द इलेक्ट्रॉन, ओके। और दूसरी बात क्या हो सकती है, गेन द इलेक्ट्रॉन, गेन द इलेक्ट्रॉन। व्हेन लूज द इलेक्ट्रॉन which type of ions form, पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म। लूज करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव आयंस, और गेन करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव आयंस, ओके। गेन करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव आयंस। अब इस पॉजिटिव आयन को बोलते हैं पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। ये जो पॉजिटिव आयन है उसको बोलते हैं कैटायन, ओके। और जो नेगेटिव आयन है उसको बोलते हैं एनायन, उसको क्या बोलते हैं, एनायन। तो आयंस का हमने बेसिकली देखा कि व्हेन लूज द इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस फॉर्म, और पॉजिटिव आयंस को क्या बोलते हैं, कैटायन। व्हेन गेन द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयंस आर फॉर्म, इट इज कॉल्ड एज एनायन, ओके। मतलब इन शॉर्ट में हम ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन एटम लूज द इलेक्ट्रॉन, व्हेन एटम लूज द इलेक्ट्रॉन कैटायंस आर फॉर्म, ओके। कौन से आयन फॉर्म होते हैं, कैटायंस फॉर्म होते हैं। और व्हेन एटम गेन द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आयंस आर फॉर्म, एनायंस आर फॉर्म। एनायन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, समझ में रहे, ओके। तो ये हो गया आयन फॉर्मेशन। अब आयन फॉर्मेशन कब होगा, ओके। अब ये आयन फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पे देखिए इस एटम पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, मतलब कैटायन, इस एटम पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, आयन डेवलप हो गए, दैट इज एनायन। अब ये दोनों में क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, ओके। और क्या प्रोडक्ट बनेगा, NaCl, क्या प्रोडक्ट बनेगा, NaCl, ओके। अब देखिए NaCl इसका प्रोडक्ट बन गया। अब प्रोडक्ट बन गया मतलब इसमें फॉर्म हो गया बॉन्ड, इसमें क्या फॉर्म हो गया, बॉन्ड। बॉन्ड मतलब क्या है, केमिकल बॉन्ड, इट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट द अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम, इट इज नथिंग बट द अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम। अब दो एटम के बीच में का जो अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। अब सोडियम जो है वो पॉजिटिव है और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव है, इसके लिए आयन फॉर्म हो गए, ओके। आयन फॉर्म होकर जो बॉन्ड बनता है, आयन फॉर्म होकर जो केमिकल बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, उसको बॉन्ड बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। अब नेचुरली आयन से बन रहा है तो इसलिए इसको नाम दे दिया आयोनिक बॉन्ड। दूसरा एक बॉन्ड है जिसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड का होते हैं वो भी हम देखेंगे। अभी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम कि सोडियम ने यहाँ पे क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या लूज कर दिया, और क्लोरीन ने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन कर दिया, ओके। तो इन केमिकल रिएक्शन, ओके, केमिकल रिएक्शन, ये दो केमिकल रिएक्शन हो गया, सोडियम विद रिएक्ट विद क्लोरीन, ओके। एक्चुअली Cl2 होता है, क्लोरीन जो है वो गैसियस फॉर्म में होता है, सोडियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और फॉर्म हो गया NaCl। रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, Cl2 है इसलिए 2 लिख दिया, 2 NaCl, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हो गया केमिकल रिएक्शन, वी नो दैट दिस इज द रिएक्टेंट साइड, बताया हमने पिछली बार, ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है, ठीक है। अब इन केमिकल रिएक्शन, अभी क्या हो गया केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय एटम, ओके, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय एटम, ये यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन लूज किया गया, और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय एटम, और यहाँ पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। इन केमिकल रिएक्शन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय एटम और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय एटम। केमिकल रिएक्शन में एक तो लूज करेगा एक तो गेन करेगा।
ये जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और जो भी लूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द वैलेंसी ऑफ दैट एटम। उसको क्या बोलते हैं? वैलेंसी ऑफ दैट एटम। उस पर्टिकुलर एटम की क्या है वो वैलेंसी है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की क्या है वो वैलेंसी है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए? 1 इलेक्ट्रॉन। दैट मींस द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। ओके, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए? यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। दैट मींस द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1। ठीक है, तो इन दिस वे आपने वैलेंसी से क्या सीखा? वैलेंसी मतलब ये होता है कि इन केमिकल रिएक्शन में कोई एलिमेंट्स का एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर गेन करता है उसे हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। इन शॉर्ट में अगर हमें समझना है इन केमिकल लैंग्वेज में, केमिकल क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर 4 से कम होंगे तो वो अपने को देना है, ओके, 4 से ज्यादा होंगे तो अपने को लेना है। ठीक है, तो वो हो गए उस एटम की वैलेंसी। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे कि जैसे कि हमने देखा, इसके लिए हमें एटॉमिक नंबर पता होना जरूरी है। ओके, एटॉमिक नंबर पता होना जरूरी है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि सोडियम देखा हमने, अभी हम देखती है पोटेशियम। ओके, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 90, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2 8 8 1। और इसका आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। दैट मींस द वैलेंसी ऑफ पोटेशियम इज 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज कर देगा और स्टेबल हो जाएगा। इसी यही पे हमने बात की कैल्शियम की। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2 8 8 2। इसका आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या है वो दे देगा। 2 इलेक्ट्रॉन है वो दे देगा। 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, अब अगर हमने ले लिया एल्युमिनियम, ओके, एल्युमिनियम का नंबर है 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3। 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? वो दे देगा और स्टेबल हो जाएगा। इन दिस वे एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या हो गई? 3 हो गई। ओके, इसी बात पे अगर हम ये सारे देने वाले हो गए, हमने देख लिया, अब लेने वाले की भी सोचते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया सल्फर, ओके, सल्फर का नंबर है 16, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2 8 6, और इसको क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। ओके, अगर हमने ले लिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का नंबर है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2 5। ओके, हो गए 7। अब इसको क्या चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 3 हो गई। ओके, अगर ऑक्सीजन के बारे में हमने सोचा तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। उसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? आउटरमोस्ट शेल में 2 चाहिए, इसके लिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इन दिस वे अगर हमें उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो हम उसकी वैलेंसी क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो भी मैंने लिखे हैं, ओके, ये इधर की साइड में देखिए, सब लोग जो है वो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं इन केमिकल रिएक्शन, द एलिमेंट those are who lose the electron, they are known as metal, they are known as what? Metal। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ओके, उन्हें कहा जाता है नॉन मेटल। उन्हें क्या कहा जाता है? नॉन मेटल। नाउ ये जो हमने सीरीज लिखी है आयन की, कि भाई इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या होता है? पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है। पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं? कैटायन। और कैटायन कौन बनाएगा? जो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और इलेक्ट्रॉन को लूज कौन करता है? मेटल करता है। इसका मतलब जो है मेटल फॉर्म द कैटायन। मेटल क्या बनाते हैं? कैटायंस बनाते हैं। और एनायन कौन बनाता है? नॉन मेटल। ठीक है, एनायन कौन बनाता है? नॉन मेटल। तो ये देखिए हमने आयन फॉर्मेशन कैसा होता है इसके बारे में और वैलेंसी के बारे में। अब कुछ एटम जो है, अब वैलेंस इसके टाइप भी बताए जाते हैं, जैसे कि मोनोवैलेंस, बाइवैलेंस, ट्राइवैलेंस, टेट्रावैलेंस। ओके, अब मोनोवैलेंस मतलब क्या? ओके,
मोनो का मतलब होता है केमिस्ट्री में वन। मोनो का मतलब होता है केमिस्ट्री में वन। मोनोवैलेंस, मोनोवैलेंस मतलब कि जिसकी वैलेंसी एक हो। ओके, अब मोनोवैलेंस आयंस भी फॉर्म होते हैं। ओके, जैसे कि सोडियम जो है, अगर उसको लिखना रहा तो क्या होगा, सोडियम को हम Na पॉजिटिव, ये क्या हो गया, मोनोवैलेंस आयन फॉर्म हो गया, और उसको क्या बोलेंगे आप, मोनोवैलेंस कैटायन फॉर्म हो गया। अब जो दो इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या हो गया, पोटेशियम में क्या हो गया, मोनोवैलेंस, क्योंकि क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। अब अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज करता होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, बायवैलेंस। ओके, जैसे कि कैल्शियम में ये क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये बायवैलेंस हो गया। ओके, और जो तीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, ट्राइवैलेंस और टेट्रावैलेंस। ओके, ट्राइवैलेंस। अब वैसे ही इधर जो दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, तो वो क्या हो गया, बायवैलेंस। दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सॉरी, उसको टू नेगेटिव से बताया जाएगा। ओके, और ये क्या कर रहा है, तीन इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर रहे हैं, इसलिए ये ट्राइवैलेंस। और ये दो इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या हो गया, ऑक्सीजन 2 माइनस। ओके, ये साइन के द्वारा हम उसको बता पाएंगे। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन वैलेंसी का। और आयंस का भी आप बोल सकते हैं कि ये मोनोवैलेंस है, डाइवैलेंट है, ट्राइवैलेंट है। ओके, वैलेंसी के बारे में बोल सकते हैं उसको, ये मोनोवैलेंट है। ओके, वैलेंस भी बोल सकते हैं, वैलेंट भी बोल सकते हैं, मोनोवैलेंट हो गए, बाइवैलेंट हो गए, ट्राइवैलेंट हो गए। ओके, वैसे ये भी डाइवैलेंट, ओके, ट्राइवैलेंट और बाइवैलेंस अगेन। और मोनोवैलेंट का एग्जांपल देखा जाए तो क्लोरीन है। ओके, क्लोरीन को हम माइनस में लिख सकते हैं। इन दिस वे जितने इलेक्ट्रॉन्स मतलब गेन करेगा तो वो नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं इसलिए। और जितने लूज करेगा तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन का चार्ज बढ़ रहा है। इन दिस वे मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट जो है वो क्लासिफिकेशन होता है। मेटल के जो भी रहेंगे वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव में रहेंगे। देखिए ये मेटल है सब, और नॉन मेटल वाले क्या रहेंगे, नेगेटिव में रहेंगे, क्योंकि बेसिकली ये क्लासिफिकेशन आपको पूरा हिंट देगा। ठीक है, ये हो गया वैलेंसीज के बारे में। अब हम वेरिएबल वैलेंसी की बात करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। आपके इसमें बुक में एक चार्ट निकाला हुआ है, जो चार्ट में आपको चार्ट कंप्लीट करना है। ओके, उसकी वैलेंसी निकालनी है, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक वो चार्ट दिया हुआ है। और जिसका आपका एटॉमिक नंबर आपको पता है, मैंने पिछले लेक्चर में उसके बारे में बोला था कि एटॉमिक लेक्चर क्या, एटॉमिक नंबर क्या है, और उसको याद रखने की ट्रिक्स भी आपको बताएंगे। अब वेरिएबल वैलेंसी ये कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करते हैं हम। वेरिएबल वैलेंसी, एटॉमिक नंबर जो है, मतलब कुछ कुछ एलिमेंट जो है उनका एटॉमिक नंबर जिनका ज्यादा है, वो उनका जो नेचर रहता है बिहेव करने का वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर हम कॉपर को ले, या फिर फेरस को ले, या फिर मर्क्यूरी हाइड्रोजन को ले, ओके, तो इनका जो बिहेव करने का जो तरीका है, आयन बनाने का तरीका, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो कभी कभी अब ये अलग क्यों है, उसके पीछे भी रीजन है। लेकिन जैसे कि सेल होता है, हमें पता है कि 4 टाइप्स के सेल होते हैं। क्यों तक हमने सेल बनाए थे, ओके, हमने शेल बनाए थे, जैसे कि पहले ऑर्बिट में, और शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, दूसरे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ओके, के एल एम एन ओ पी क्यू तक हमने बनाए थे। अभी हम यहाँ तक बात करेंगे कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरे इसमें 8 रहते हैं, दूसरे इसमें 18 रहते हैं, और फिर 32। ऐसे इन दिस वे जो ये बढ़ते जाते हैं। लेकिन आपको ये भी मैंने बताया था कि हर एक एटम में यहाँ पे इसकी कैपेसिटी 18 की है, लेकिन यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी क्या होता है, एटम स्टेबल हो सकता है। अब ये तो हमने सुना है शेल के बारे में, ये क्या हो गया, शेल के बारे में। अब एक सब शेल का भी कॉन्सेप्ट होता है। सब शेल आपको बता देते हैं, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए, वेरिएबल वैलेंसी समझने के लिए, उसको आपको पता हो, इसलिए आपको एग्जाम में नहीं पूछते। शेल के अंदर भी सब शेल होते हैं, और वो
एस पी डी एफ, ये 4 होते हैं। कौन से होते हैं? एस पी डी एफ, ये सब शेल होते हैं। तो इसमें जो यस है इसकी कैपेसिटी होती है 2 की, और ये जो पी है इसकी कैपेसिटी होती है 6 की, मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये जो डी है इसकी कैपेसिटी होती है 10 की, और ये जो एफ है इसकी कैपेसिटी होती है 14 की। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर ये के शेल है इसमें क्या रहेगा? ओनली यस, ये सब शेल रहेगा। ओके, अगर ये एल ऑर्बिट है, ओके, और एल शेल इसमें क्या रहेगा? यस और पी, ये 2 सब शेल रहते हैं। ओके, और अगर हम यम निकालें, यम ये शेल निकालें तो इसमें यस, पी और ये डी, ये 3 सब शेल रहते हैं, और चौथे इसमें 4 रहते हैं। अब देखिए यस की कैपेसिटी 2 की है, इसलिए यहाँ पे पहला ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दूसरे की कैपेसिटी 8 है, और देखिए यस यहाँ पे एस और पी है, एस की कैपेसिटी कितनी है? 2 की, और पी की कैपेसिटी कितनी है? 6 की, इसलिए यहाँ पे एस और पी ये दोनों मिला के क्या देते हैं? 8 बनाते हैं। और ये देखिए यम ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी है? 18 की। ये देखिए यस यहाँ पे क्या है? एस की कैपेसिटी 2, पी की कितनी है? 6, और डी की कितनी है? 10। इसका एडिशन करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 18। अब यहाँ पे 18 रहकर चलता है, यहाँ पे ये जो डी है नेक्स्ट ऑर्बिट में कभी-कभी क्या हो जाता है कि अगर हमने नेक्स्ट वाला ऑर्बिट लिया, ये हो गया एन ऑर्बिट, यहाँ पे एस, पी, डी और एफ, ये चारों ऑर्बिट रहते हैं। ओके, अब कभी-कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आता है तो वो डी ऑर्बिट में नहीं जा पाता। ठीक है, डी ऑर्बिट में जाने के लिए, डी सबशेल में जाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए वो नेक्स्ट वाले यस सबशेल में चला जाता है, वहां पे जाने के लिए कम एनर्जी लगती है। इसी की वजह से क्या होता है कि वेरिएबल वैलेंसी होती है। ओके, जैसे कि ये सबसेट के बारे में। अब जैसे कि इसीलिए कभी-कभी क्या हो जाता है कि थर्ड ऑर्बिट में न जाते हुए इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे वाले ऑर्बिट में, आगे वाले सब शेल में चले जाते हैं। इसलिए ये जो एटम है वो क्या करते हैं? अलग बिहेव करते हैं। कभी-कभी अपनी वैलेंसी 1 बनाते हैं, या कभी-कभी अपनी वैलेंसी 2 बनाते हैं। तो इसको भी कुछ पर्टिकुलर नेम से इन्हें जाना जाता है, जैसे कि OUS और IC। ओके, जब ये क्यूब रस ऐसा होता है, ओके, क्यूब रस अगर ऐसा होता है तो इसकी वैलेंसी 1 होती है। ओके, अब ये क्यूब प्रिक अगर होता है, IC लग गया इसको, है ना, यहाँ पे लिखता हूं क्यूब प्रिक। ओके, ये क्यूब प्रिक अगर लग गया, उसको IC लग गया, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। वैसे ही ये फेरस अगर हो गया तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। ओके, और फेरिक अगर हो गया तो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। या फिर फेरस हो गया तो 2 हो जाएगी, या इसकी 3 हो जाएगी। हाइड्रोजन का भी वैसे ही है। ओके, हाइड्रोजीनियस अगर हो गया तो 1 हो गई वैलेंसी, और हाइड्रोजीनिक अगर हो गया तो क्या हुई? 2 की वैलेंसी। तो अस और इक में हमें क्या करना चाहिए? उसमें हमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ये जो है ये वेरिएबल वैलेंसी देते हैं, और उसका रीजन मैंने आपको बताया कि सबशेल की वजह से होता है। तो अस और इक में हमें ये डिफरेंस देखना है। तो ये जो कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं ये क्या बनाते हैं? दो कंपाउंड बना सकते हैं डिफरेंट अपने वैलेंसी के साथ में। ओके, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल वैलेंसी। अब आपको जो चार्ट दिया है 20 तक के एलिमेंट का, उसको आपको कंप्लीट करना है, जो कि आपने बुक में दिया है। उसका एटॉमिक नंबर भी दिया है, और उसका जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कुछ एलिमेंट्स का मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि हमने ले लिया फ्लोरीन। ओके, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 9। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2 7। हो गया 9। तो इसकी वैलेंसी क्या आएगी? उसको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। ठीक है। अब दूसरा आपने ले लिया नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2 8। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0। नो वैलेंसी, क्योंकि ऑलरेडी क्या है? वो स्टेबल है। ठीक है। अब जैसे कि हमने एल्यूमिनियम ले लिया, इसका एटॉमिक नंबर 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3। 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? दे देगा।
इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो गई 3 हो गई, रैंडमली ले रहा हूं मैं। ओके, देन हमने ले लिया सल्फर गैस, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 16, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286 है, 6 पे 8 नहीं देगा, क्या करेगा 2 ले लेगा, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2 हो गई है। ओके, क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन का क्या है 17, तो क्या आएगा 287, 1 इलेक्ट्रॉन उसको ले लेगा, वो देगा नहीं। आर्गन Ar, आर्गन का नंबर क्या है 18, उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 288। नाउ ये क्या करेगा, केमिकली क्या है इनएक्टिव है, वो ऑलरेडी स्टेबल है, क्यों केमिकल रिएक्शन में वो क्या करेगा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, इस तरह क्या हमने लिखा कैल्शियम, इसका नंबर कितना है 20, तो क्या करेगा 2882, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी 2 होगी। दिस वे आपको क्या निकालते आनी चाहिए, वैलेंसी निकालते आनी चाहिए। और वैलेंसी मतलब क्या होता है, वैलेंसी मतलब होता है कि इन केमिकल रिएक्शन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एन एटम। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं और लिए जाते हैं उसको ही क्या बोलते हैं हम वैलेंसी बोलते हैं। और वैलेंसी जो होता है ये याद रखना, ये कंप्लीट नंबर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लिया जाता है, कंप्लीटली दिया जाता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है, आपके बुक में दिया हुआ है। ओके, देन नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के बारे में एक पीली पट्टी दी है और उसके बारे में जानकारी दी है आपके बुक में कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी का क्या करती है, कितना रिसर्च करती है, क्या कर रही है, किसका फंक्शंस क्या है, इसको आपको पढ़ना है। इस पे एक आधा क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ सकता है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के क्या यूजेस है और उनके फंक्शन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वाला और इंपॉर्टेंट पार्ट हम यहाँ पे देखते हैं रेडिकल। अब देखिए रेडिकल क्या होता है ये पहले हम समझ लेंगे, और रेडिकल क्यों फॉर्म होता है ये भी हम समझ लेंगे। आयंस क्यों फॉर्म होता है ये हमने समझ लिया है। ओके, अब रेडिकल का हम देखते हैं। रेडिकल में क्या होता है, हमने आयन में देखा कि एक एटम, ओके, जैसे कि एक एटम क्या करता है, जैसे हमने सोडियम लिया था, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। एटम क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद आयन फॉर्म होते हैं, लेकिन रेडिकल में ऐसा नहीं होता है। रेडिकल में क्या होता है कि कोई भी एक आधा एटम हो, ओके, जैसे कि हमने सोडियम ले लिया, अब सोडियम में अगर हम देखेंगे तो उसका पहले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, तीसरा ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हो गया अनस्टेबल हो गया, और वो खुद अनस्टेबल है। ओके, अनस्टेबल है ये दिखाने के लिए बनाते हैं रेडिकल्स, ये दिखाने के लिए क्या बनाते हैं रेडिकल्स। बेसिक डिफरेंस आपको ध्यान में आना पड़ेगा कि आयंस फॉर्म क्या होता है लूज होने के बाद में, लेकिन रेडिकल में ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ दर्शाने के लिए होता है कि भाई ये क्या है अनस्टेबल है और वो पॉजिटिव रेडिकल्स है। वो क्या है पॉजिटिव, अभी उसने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया है, ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव रेडिकल से ये क्या करता है, अपने दर्शाता है, ये इन्फॉर्म करता है कि ही हैज अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। क्या करता है, ही हैज अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। और Cl क्या हो गया, वो क्या हो गया Cl नेगेटिव रेडिकल इसका, तो ये दर्शाता है विदाउट गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कि ही हैज अ टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। मतलब टेंडेंसी है कि नहीं इलेक्ट्रॉन गेन करने की और रिसीव करने की, ये बताने के लिए क्या होता है रेडिकल्स जो है वो बनाते हैं और दिखाए जाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। आयन जो है वो कंप्लीटली लूज और गेन के बाद फॉर्म होता है, और रेडिकल क्या है, दर्शाता है कि भाई कौन सी केमिकल रिएक्शन किसके साथ हो सकती है। अब ये जो रेडिकल्स है, अब रेडिकल की थोड़ी सी डेफिनेशन में देख लेते हैं कि रेडिकल इज व्हाट, रेडिकल इज द ग्रुप ऑफ एलिमेंट। ओके, ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट में भी रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव, ये एक रेडिकल है, ओके, इसका नाम हाइड्रोक्साइड, ओके, हाइड्रोक्साइड है। ओके, हमने देखा है हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ओके, एसिड बेस एंड सॉल्ट में हमने देखा है। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH/2, ओके, ये जो है आपने हाइड्रोक्साइड देखे हैं।
और हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस में होते हैं। ओके, तो ये जो है वो हाइड्रोक्साइड ग्रुप हो गया और ये हो गया हाइड्रोक्साइड रेडिकल जिसका साइड क्या है नेगेटिव। मतलब ये क्या दर्शाता है कि ही हैज अ टेंडेंसी टू व्हाट गेन द इलेक्ट्रॉन, उसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्या है इसकी टेंडेंसी है, ये दर्शाता है। और ये जो है ये SO4 ये सल्फेट हाइड्रोक्साइड है। ओके, सल्फेट का हाइड्रोक्साइड ग्रुप में है, इसमें कौन कौन सा ग्रुप है, सल्फर और ऑक्सीजन का, और उसकी वैलेंसी क्या है -2। मतलब वो दिखाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन किसी के भी ले सकता हूँ, और इसीलिए ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर H2SO4 बनाता है। देखिए 2 हाइड्रोजन इसने ले लिए। ओके, यहाँ पे उसने देखिए OH एक चाहिए उसको, तो इसलिए इसने एक ले लिया भाई, ठीक है, सोडियम को ले लिया। अब ये OH क्यों फॉर्म हुआ, OH2 क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है और मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है, ओके, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 282, मतलब इसकी वैलेंसी क्या है 2 है। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए क्या लगेंगे हमें, 2 OH लगेंगे, इसको एक जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसको एक जाएगा, इसलिए क्या होगा ये MgOH/2, इस तरह इसको लिखते हैं। तो हमने पहले देखा कि सोडियम ये भी एक रेडिकल है पॉजिटिव वाला, ये भी एक नेगेटिव रेडिकल है। ओके, जब सिंगल एटम में होता है, ओके, तो उसको बोलते हैं सिंपल रेडिकल, इट्स कॉल्ड एज व्हाट, सिंपल रेडिकल। और व्हेन दे फॉर्म द ग्रुप, ओके, अब जब कोई ग्रुप में आएंगे तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड रेडिकल। क्या बोलेंगे हम इसको, कंपाउंड रेडिकल्स। ओके, सिंगल में आ गए तो सिंपल रेडिकल, ग्रुप में आ गए तो कंपाउंड रेडिकल्स। तो इस तरह मतलब NO3 के नाइट्रेट ये भी क्या हो गया, एक रेडिकल हो गया, उसको क्या चाहिए वैलेंसी, एक इलेक्ट्रॉन क्या ले सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए हाइड्रोजन को एक से इलेक्ट्रॉन लेता है और HNO3 बनाता है, जिसको हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ओके, इन दिस वे रेडिकल मतलब क्या हो गया, वो दिखाते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या फिर हम एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। दैट मींस इसको हम बोल सकते हैं रेडिकल इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ओके, इसके लिए मैं डेफिनेशन लिखता हूं, रेडिकल is an atom or group of atom or group of atom of same or different element of same or different element। देखिए सेम है या फिर क्या है, डिफरेंट है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे डिफरेंट है। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे सोडियम एटम ऑक्सीजन के साथ है, हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ है। ओके, तो इन दिस वे रेडिकल इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट दैट बिहेव इन द मैनर ऑफ positive or negative ions। Okay, radical is a atom or group radical is an atom or group of atom। क्या है ये, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, सिंगल एटम भी हो सकता है, सेम एलिमेंट का हो सकता है, डिफरेंट एलिमेंट का भी हो सकता है, दैट बिहेव इन द मैनर ऑफ, किस तरह, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। जैसे कि खुद ये आयंस है, इसके मैनर में वो क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, लेकिन एक्चुअली आयंस नहीं होते। एक्चुअली आयंस कैसे फॉर्म होते हैं हमने बताया कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, या फिर कंप्लीट गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे आयन फॉर्म होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग नहीं हुआ है, सिर्फ ये क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे होते हैं, जैसे कि भाई हाँ, यस आई हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, यस आई हैव द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। ये दिखाने के लिए क्या होता है, रेडिकल्स जो होते हैं और ये दिखाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, रेडिकल कहा जाता है। रेडिकल इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, ओके, दैट बिहेव्स
इन द मैनर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, जैसे कि वो आयंस है इन दिस वे क्या करते हैं, वो बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे रेडिकल के बारे में। रेडिकल के दो टाइप्स भी हमने देखे हैं, सिंपल रेडिकल और कंपाउंड रेडिकल। लास्ट में हम देखेंगे कि लास्ट वाला कि इसका केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। ठीक है, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द दैट लेक्चर। हमें कुछ जो है वो रेडिकल दिए। रेडिकल में एक और बात हमारी रहेगी कि रेडिकल जो है वो बेसिक भी हो सकते हैं और एसिडिक भी हो सकते हैं। बेसिक मतलब जो बेस बनाएंगे वो बेसिक है, और जो एसिड बनेंगे वो एसिडिक है। जनरली वी नो दैट मेटल जो है वो क्या है, बेसिक रेडिकल बनाते हैं, और नॉन मेटल जो है वो एसिडिक रेडिकल होते हैं। ओके, क्योंकि वो एसिड बनाते हैं नॉन मेटल। तो लास्ट वाला पार्ट हम देखेंगे केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे होता है। ओके, तो जो भी हमें लिखना है पहले, मतलब जैसे कि हमने सोडियम, ओके ये हमने लिख दिया, और क्लोरीन की हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये हमने सबसे पहले हमें क्या लिख देना है, उसके सिंबल क्या है वो लिख देना है। बाद में फिर इसकी वैलेंसी, वी नो दैट द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1, ओके, और वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1। तो इसकी जो वैलेंसी है इधर ट्रांसफर करें, और इसकी जो वैलेंसी है वो इधर ट्रांसफर करें। तो पहले जो है वो कैटायन लिखे जाते हैं, मतलब पॉजिटिव आयंस लिए जाते हैं, बाद में नेगेटिव आयंस लिए जाते हैं। ठीक है, याद रखना पहले कैटायन लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट में भी पूछ सकते हैं, तो टिपिकल फॉर्मूले में याद रखना पहले जो पॉजिटिव है उसको लिया जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव आयंस कौन है, सोडियम है, तो उसको लो, हमने लिख दिया सोडियम, ओके, और इसकी वैलेंसी कितनी है 1, Na1। फिर क्या लो, क्लोरीन और क्लोराइड बन गया आपके। ठीक है, इसमें उसका जो क्या कर दिया, उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया। ओके, गेन करने की वजह से क्या हो गया, वो क्लोराइड हो गया। अब Cl और इसकी वैलेंसी कितनी है 1। इस तरह एक बार फॉर्मूला, लेकिन केमिस्ट्री में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए उसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, NaCl। ठीक है, लेकिन जहाँ पे वेरिएबल वैलेंसी होती है वहाँ पे हमें ये सब लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमने दूसरा एक एग्जांपल ले लिया, जैसे कि आपको बुक में दिया है सोडियम ले लिया, ओके, और SO4 सल्फेट, ओके, और इसकी जो वैलेंसी है वो -2 है। सॉरी, इसकी वैलेंसी लिखते हैं हम, सोडियम की वैलेंसी क्या है 1, यहाँ पे नीचे वैलेंसी लिख दी, इसकी वैलेंसी क्या है 2 है। ठीक है, मतलब ये 2 जो है इसके साथ जाएगा, जो 1 है ये इसके साथ आएगा। अब कैसे लिखेंगे इसको, सोडियम सल्फेट, ओके, क्या आपको सल्फेट ग्रुप है और ये सोडियम है, तो सोडियम सल्फेट। तो पहले सोडियम लिखो, सोडियम Na, और उसकी वैलेंसी क्या है 2 है, Na2, और ये SO4 1 है, तो हम लिखते नहीं। तो इन दिस वे क्या हो गया, फार्मूला फॉर Na2SO4, ये हो गया कंपाउंड का फार्मूला। ठीक है, अब देखते हैं, अभी हम दूसरा लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया Mg, फिर OH, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप हमने ले लिया। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है 2 है, ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसका नंबर 12 है, तो 282 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ओके, और इसकी वैलेंसी कितनी है 1 है, इसकी वैलेंसी कितनी है 1 है। तो क्या कंपाउंड फॉर्म होगा, इसकी वैलेंसी इसको ट्रांसफर होगी, ठीक है, इसकी वैलेंसी इसको ट्रांसफर होगी, तो Mg, ओके, और OH जो है वो by2 का मतलब होता है कि बस इस स्पेसिफिक ग्रुप के लिए 2 यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, बीच में यहाँ पे 2 लिखते नहीं केमिस्ट्री में, इसको by2, ये सिर्फ सारे यहाँ पे इसको बिना ग्रुप के अगर 2 लिख दिया होता तो ये सिर्फ 2 हाइड्रोजन का है ऐसे मान लिया होता। ओके, और यहाँ पे लिख दिया होता है सबका 2 हो जाता है, लेकिन ये ग्रुप के लिए अगर लिखना है 2 तो यहाँ पे लिखते हैं ऐसे MgOH by 2। In this way we write down the chemical formula of the compound। इसलिए हमें ये जो कंपाउंड रेडिकल्स है उसकी वैलेंसी पता होना हमें जरूरी है, जिसका चार्ट हमारे बुक में दिया हुआ है। जो कुछ रेगुलर है उसको हम जरूर लेंगे और आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस में यहाँ पे हमने आज के टॉपिक में वैलेंसी,
देन वेरिएबल वैलेंसी का कॉन्सेप्ट देखा क्यों होता है, और केमिकल फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड देखा, और रेडिकल वाला पार्ट देखा है।